आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर के इलाके एलाकुंटे में मां और बेटी के कत्ल की एक संगीन वारदात पेश आई। बताया जाता है कि रकमी लेन देन पर तनाज़े के बाद अब्दुल रहमान नामी शख्स ने 60 साल शहजादी बी और उनकी 32 साल बेटी फरीदा बेगम का कत्ल कर दिया। इन दोनों की लाश आज उनके घरों में पाई गई। पुलिस सदर गुटा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। नहीं, पैसे ये पैसे का जो रकमी लेन देन का मामला था, ये मरहूम जो माँ और बेटी थे, माँ के नाम पे एक प्रॉपर्टी के लोग हालिया चंद बरस पहले गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में लिए थे। वो गाज़ी मिल्लत कॉलोनी की प्रॉपर्टी को लेकर मुझे हमारे सामने बात आई थी कि उसी को लेकर जो है दामाद का भाई रहमान है, वो रहमान क्लेम कर रहा था कि मैं बाहर रह के ये पैसा जो है मेरी भावज को दिया और मेरी भावज जो है ना उनकी माँ को देकर ये प्रॉपर्टी लिए होंगे। ऐसी बात चंद बरस पहले सामने आई थी। मोहल्ले वाले बैठ के इसका तस्वीर करा के रहमान को जो है कुछ रकम जो है ये लोगों से उनको दिला दिए थे और जहाँ तक हमको इत्तला है कि वो तस्वीर हो गया था। अब उसके बाद में ये क्यों हुआ और कैसा हुआ, क्यों हुआ, जो पुलिस की तहकीकात के अंदर इंशाल्लाह ये चीज़ सामने आएगी। लेकिन बड़ा ही बदनुमा जो है ना एक वाक़या है, बड़ी अफसोसनाक जो है ना वाक़या है। इस किस्म के जो है ना बदनुमा और जो है वाक़यात को जो है दोबारा ना हो, इसके लिए पुलिस को चाहिए सख्त से सख्त दावा करें। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। आपकी मिसेस का नाम? शहजादी बेगम। शहजादी बेगम? हाँ, शहजादी बेगम। उम्र क्या रही थी? उम्र 60 साल। और बच्ची? बच्ची है 32 साल है। क्या नाम है? फरीदा बेगम। फरीदा बेगम? हाँ, वहीदा बेगम? फरीदा फरीदा बेगम। फरीदा बेगम 25 साल? नहीं 32 साल। ओके। आपके मतलब जो दामाद है दामाद बाहर रहते हैं, मेहताब कुरैशी। मेहताब कुरैशी। हाँ। हुआ क्या, बोल सकते हैं आप? क्या हुआ? मैं क्या बोलूँ साहब, मैं तो नहीं था, घर में नहीं था। नहीं, हालात हाजरा के साथ क्या हुआ होगा? वही मार पे चले गए उनको, दोनों मार के चले गए। पेट में मारे थे? पेट में मारे, कहाँ मारे, अब पोस्टमार्टम करे तो मालूम होता ना साहब। नहीं, आप अंदर देखे ना नजर? और खाली खून। हाँ, अब यही दुश्मन है, मैं तो दामाद का दुश्मन है। कौन था? दामाद का उम्र क्या है? दामाद की उम्र है 50 साल है। घर में काम हमारे घर में जीवी तबियत भरो नहीं ना, खाना पकाना में, झाड़ू मारना में और सब काम करना में, तो सब कर लेके मैं चाय भी नहीं गा सब, चाय पी था जब तक हम चाय पी के आए सो इतनी देर में 2 मर्डर हो गए तो किसी को पता नहीं चला? पता नहीं चला, बाहर नहीं पता नहीं चला। हाँ, तो बच्चे आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? प्रोग्रेस ये बच्चे ये 7 में है। 7 क्लास। क्या उम्र होगा बच्चे का? लगभग 11 साल है। हम बोल सकते हैं बच्चे का? आप बोल सकते, बोलिए। इमरा फातिमा। उम्र। और एक बच्ची? तैयबा है। इनका क्या उम्र है? 6 साल। 6 साल। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ना? यहाँ 2nd में है। 2nd क्लास। कहाँ पे? यहाँ की हमारे ये स्कूल आदमसर का सेंट हिल्स। मेरे 2 है के साथ हमारे दामाद को भी 2 है, मेरे बाहर नहीं है।
उनके भाया यहाँ के एक बार लड़े निकाला तो हाँ होटल में लड़े निकाले तो बिल अब लड़े निकाल तो 5 महीने हो रहा 5 महीने बाद ये काम है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदरगुड़े में MS ज्वेलर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूथ लीडर यासर अरफात और दूसरे मजलिसी क़ायदीन के अलावा सरकर्दा शख्सियतों, ताजरीन और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। प्रोपराइटर्स मोहम्मद हफीजुद्दीन और सादिक सिराज ने मेहमानों का खैर मकदम किया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज तारीखी मस्जिद चौक में नमाज जुमा अदा की और बाद अज़ां मस्जिद के अहाते में वाक़ खदीम लाइब्रेरी का मुआयना किया। उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद नादिर और नायाब किताबों को महफूज करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। आज जुमे की नमाज मस्जिद चौक में अदा किया और यहाँ पर मैं पहली मरतबा आया हूँ और काफ़ी ज़माना पहले आया था। यहाँ के जो सदर है मुनव्वर हुसैन साहब और यहाँ की मस्जिद कमेटी के तमाम मौजूदारों से मुलाकात हुई। मुनव्वर साहब ने मुझे इनवाइट किया था और मुझे यहाँ पर आने के बाद बड़ा सुकून नसीब हुआ और बड़ा यहाँ की इंतज़ामी कमेटी बहुत अच्छे इंतजाम कर रही है। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी है ख़ास तौर से, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किताबें हैं। वो काफ़ी उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं उर्दू अकेडमी से कहकर यहाँ पर एक उर्दू लाइब्रेरियन का यहाँ अपॉइंट किया जाए तो किताबों की जो है अच्छी तरह से देखभाल होगी और वो किताबें जो है बहुत ही ख़तीम किताबें हैं, उसकी अगर हिफाजत की जाए तो यहाँ के जो मुसल्ली है, बाहर के लोग आने वाले या जो भी लोग आते हैं उसका मुताला कर सकते हैं। माशाल्लाह मस्जिद काफ़ी अच्छी है, इंतजाम भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कुछ मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड से अगर कोशिश करेंगे जो भी इस मस्जिद की मदद, मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात करूँ, इस मस्जिद की तामीर के लिए अगर वक्फ बोर्ड का ताउन होगा बहुत अच्छा है। मेरी जान से तमाम कमेटी के उम्मीदवारों को मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। मस्जिद को काफ़ी बलियाँ भी, मगर उसके बावजूद भी जो उसका किराया आता है बड़ा कदीम किराया आता है, पर मस्जिद के इंतजाम के लिए बहुत महंगा है। क्योंकि मस्जिद काफ़ी बढ़िया, यहाँ पर एक वक्त वाहिद में 1000 से 1200 लोग तक यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं और जुमे में बहुत लोग आते हैं और रमज़ान में बहुत अच्छे। खासतौर से मुझसे एक बात कही कि यहाँ के ट्रैफिक के इंतजाम हैं। तो उमूमन रमज़ान शरीफ में यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया, शहर का कदीम एरिया। तो यहाँ पर पुलिस के मैं कमिश्नर जो यहाँ के DCP है और ACP को खुद बुलाकर कहा कि यहाँ के इंतजाम जो भी है वो हर नमाज के टाइम पर खासतौर से रमज़ान में और जुमे में यहाँ पुलिस का अच्छा बंदोबस्त किया जाए ताकि मुसल्लियों को नमाज़ पढ़ने के बाद आसानी से यहाँ से जाने का रास्ता मिले। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जुमे की बात जाने में बहुत तकलीफ होती है, ऑटो रिक्शे उधर से आने पर ट्रैफिक जाम होता है। ACP ने वायदा किया कि यहाँ पर हर जुमे को पुलिस का बंदोबस्त जिस तरह मक्का मस्जिद में किया जाता है यहाँ पर भी किया जाएगा। इंशाल्लाह उस पर हमारा मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज असम्बली हल्के याकुतपुरे के रैन बाजार डिवीजन में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी और कई मजलिस कायदीन मौजूद थे। बस्ती दवाखानों का जाल पूरे शहर में फैलाने के मकसद से हैदराबाद में मजीद 43 नए बस्ती दवाखाने कायम किए जा रहे हैं और उनका आइंदा 2-3 दिन में इफ्तिताह हो जाएगा। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज एक ट्वीट के जरिए बताया कि हैदराबाद में पहले ही से 123 बस्ती दवाखाने काम कर रहे हैं। रियासती हुकूमत GSMC के हदूद में मजीद 227 दवाखानों की क़याम को मंजूरी दी है। इस तरह उनकी तादाद 350 हो जाएगी। 5 रुकनी टीम मकामात की निशानदेही के काम में मसरूफ़ है। बाज़ अफराद ने अपनी तरफ से
ऐसे दवाखाने कायम करने के लिए अपनी ज़मीन और अहाता देने का पेशकश किया है। अलाहाजी मंदिरों के इंतजामिया ने भी अपने हाथे में ऐसे दवाखाने कायम करने में दिलचस्पी जाहिर की है। हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल पर मुहित जेएचएमसी हुदूद के अंदर फिलवक्त 123 दवाखाने चल रहे हैं। बेशक दवाखाने कम्युनिटी हॉल या फिर सरकारी अराजी पर कायम किए गए हैं। हुकूमत चाहती है कि ऐसे दवाखाने पहली मंजिल पर ही हों ताकि मरीजों को रुजू होने में सहूलत हासिल हो सके। पहले इनके औकात 9 बजे तक 4 बजे शाम मुकर्रर थे, लेकिन अवामी नुमाइंदगी पर इनके औकात को बढ़ाकर शाम 7:30 बजे तक कर दिया गया है। बजरंग दल के कारकुनों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ शहर, हैदराबाद और नवाई इलाकों में एहतजाज किया और रैली निकालने की कोशिश की। एबिट सर्कल पर कई नौजवान जाफरानी परचम के साथ सड़क पर आ गए और नारे लगाने लगे। उनका कहना है कि ये मगरिबी तहजीब है और हिंदुस्तान में इसको मनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। नवाई इलाके नरेटमेंट में भी बजरंग दल के कारकुनों ने पुलिस की इजाज़त के बगैर रैली निकालने की कोशिश की। रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव समाज के तमाम तबकात और इनकी तहजीब का एहतराम करते हैं। संत सेवालाल महाराज की 221वीं यौम पैदाइश की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों के इस संत के जन्मदिन को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने बंजारा भवन और कोराभीम भवन की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कबायली बच्चों के लिए गुरुकुल स्कूल कायम किए हैं। वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टीआरएस कबायलियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं करती। वजीर दाखिला महमूद अली और वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने भी इस तकरीब में शिरकत की। एक रिटायर्ड फौजी जवान ने कल शाम धर्मावरम मंडल जिले पेद्दापल्ली के मौजे श्यामपेट में शादी की तकरीब में 2 ग्रुपों में तसद्दुम के बाद फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि बद्दम तिरुमला रेड्डी 2002 से 2019 तक फौज में 17 साल खिदमत अंजाम दे चुका है और डबल बैरल गन का लाइसेंस रखता है। बाद नौजवानों से उसकी बहस व तकरार हो गई, जिस पर उसने गुस्से के आलम में फायरिंग कर दी। बाद नौजवानों ने इस मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया और इसके वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तिरुमला रेड्डी को हिरासत में ले लिया और तहकीकात शुरू कर दी। उसके पास से 10 कारतूस बरामद किए गए। बताया जाता है कि तिरुमला रेड्डी ने 31 दिसंबर को भी अपनी बंदूक से फायरिंग की थी। वरंगल के गेसुकुंडा मंडल में एक आरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा कल रात 10 बजे के करीब पेश आया। मुतफी की शिनाख्त 20 साला नवीन, 19 साला जगदीश और 31 साला गणेश की हैसियत से की गई है। ये तीनों अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर शिवा रामैया और सब इंस्पेक्टर रहीम ने मकाम हादसा का मुआयना किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मजीद तहकीकात जारी हैं।
रियासती बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर केटी रामाराव के इस बयान पर तनकीद की, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी कौमी जमात नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि बीजेपी मरकज में बरइख्तियार है, कई रियासतों में उसकी अपनी हुकूमत है और बाज़ रियासतों में इत्तेहादी हुकूमत है। बीजेपी का मुल्क भर में वोट का फीसद 50 के करीब है, तो फिर ये कौमी जमात क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि केटी रामाराव को चाहिए कि वो सबसे पहले ये बताएं कि टीआरएस कौन सी जमात है। एक एहतजाजी तंजीम जो अलहदा तेलंगाना के मौके पर कायम की गई थी, इलाकाई जमात किस तरह हो सकती है। बीजेपी के तर्जुमान ने रियासतों के साथ नाइंसाफी से मुतालिक केटी रामाराव की रिमार्क को भी बचकाना करार दिया। पिछले 2 दिन से बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, उसका बयानबाजी का बेसिस कुछ नहीं है, कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं है। वो बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार को तेलंगाना सरकार पैसे दे रहा है और मोदी सरकार उसको हाफ करके, आधा करके वापस कर रहा है। तो केटीआर बोलते हैं कि भाई हम दे रहे हैं आपको, आप कौन है देने वाला। हमको दर्द होता है जब आप बोलेंगे कि हम दे रहे हैं। कि भाई केटीआर, आप कॉमिक बुक्स छोड़ के आप कॉन्स्टिट्यूशन बुक पकड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूशन में समझ में आएगा कि तेलंगाना एक देश नहीं है, एक राज्य है। राज्य होने के नाते जो राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार का जो संबंध होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है। और आपके लिए मैं एग्जैक्टली आर्टिकल्स भी बता देता हूं। 268 आर्टिकल से लेके 293 आर्टिकल तक आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, फाइनेंस कमीशन एक्ट ऑफ 1935 पढ़िए, उसमें समझ में आएगा कि स्टेट डेवल्यूशन को कैसा, जो रेवेन्यू रहता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसा शेयर करते हैं। ये पूरा सिस्टमैटिक होता है। ये देश का मामला है, सिस्टम का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। एक घर का मामला नहीं है कि हम बोले अभी भाई मुझे हमारा जो भी टैक्स हम कलेक्ट करते हैं तो हम ही रख लेंगे। भाई कैसा होता है ऐसा। मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए 2014 से अभी तक सरासर 3 लाख करोड़, आधा सहाय सरकार में दिया है, आधा जो डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड में दिया है। इतना लाखों करोड़ आप क्या किए, कहीं भी दिखाई नहीं देता। रोड्स ठीक नहीं है, स्कूल्स ठीक नहीं है, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है, 108 बंद हो गया है। जो फार्मर्स को आप चेक्स देते बोले वो रैतु बंधु चेक्स नहीं आता है। जो मिर्ची फार्मर जो उनका पूरा क्रॉप गया है उसको आप कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकते। आप क्या कर रहे हैं इस पैसे से, उसका हिसाब दीजिए पहले। ज्यादा पैसा मांगना बाद में। जो आपके पास पैसा आया उसको क्या किया, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए कितना खर्चा किया, बीसीज वेलफेयर के लिए आप कितना खर्चा किए। तो हमारे पास आंकड़े हैं, जो आपके पास भी है, तो वो आंकड़े वुमेन वेलफेयर के लिए 1500 करोड़ है, आप कितना खर्च किए उसमें से। लोकल बॉडीज जो पंचायत से लेके कॉर्पोरेशन तक होता है उसके लिए 6511 करोड़ दिए, वो कहां गया पैसे। तो इसका हिसाब दो भैया, उसके बाद में जो बोलना है वो। और दूसरी बात केटीआर जी, मैं इसलिए बोला कॉमिक्स छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ो और समझ में आता है। अभी जीएचएमसी इलेक्शन आने वाला है, इसीलिए जो भी इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करके, असत्य प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को ठोस पहुंचाना है, ब्लेम करना है और ऐसा दिखाना है लोगों को कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तेलंगाना। भाई तेलंगाना आया ही भारतीय जनता पार्टी से, और बिना पूछे इतना सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कमेंट करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप धन्यवाद करना है, वो छोड़ के आप चेतावनी दे रहे हैं और आप कर्ज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ये क्या सही है। और टीआरएस के मंत्री केटीआर जी और भी बोलते हैं कि बीजेपी एक जातीयवाद पार्टी नहीं है, जातीय पार्टी नहीं है, और वो तो एक लोकल पार्टी है, एक सब रीजनल पार्टी है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। क्या नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन सेट करती है? भाई आप तो एक सब रीजनल पार्टी था, एक रीजनल पार्टी बन गया। अभी भी 50 से आपका परसेंटेज उठा नहीं। हम पूरा देश में फैले हुए हैं,
4 राष्ट्र में 50% से ज्यादा हमारा वोट शेयर है। और साउथ आप बोल रहे हैं, साउथ में कहां है बीजेपी? अरे भाई 19.5% 2019 इलेक्शन में हमको तेलंगाना में मिला। 40 से ज्यादा, 40 कहां, 50 से ज्यादा 51%, 51.45% हमको कर्नाटका में मिला है। और डबल डिजिट्स में हमको केरला में और तमिलनाडु में परसेंटेज वोट शेयर है। तो क्या है, इसको मायना नहीं लेते? इसका कोई वैल्यू नहीं रहता? सिर्फ जीते तो ही हम रहते हैं क्या? नेशनल पार्टी है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में। भाई सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड में। तो केटीआर जी समझ के बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सूट बूट पहने और इंग्लिश में बात करें तो कोई किसी को समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, और आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई नहीं है। हम चेतावनी देते हैं आपको, आप सही ढंग से आप जो एक्सपेंसेस का जो व्हाइट पेपर है वो सबमिट कीजिए। हम देखेंगे कि आपका क्या जेन्युइनिटी है, आपका डिमांड। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद टाउन में सियाह कानून सीए के खिलाफ जारी जंजीरी भूख हड़ताल आज 26वें दिन में दाखिल हो गई। भीम आर्मी के टाउन प्रेसिडेंट मधुसूदन राव ने दलित भाइयों के साथ इस हड़ताल कैंप पर पहुंचकर यकानगत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम इस कानून को कबूल नहीं करते और न ही एनपीआर और एनआरसी को कबूल करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मरदमशुमारी करने वालों को कोई दस्तावेजात ना दिखाएं और न किसी दस्तावेज पर दस्तखत करें। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जहीराबाद की जीएसी ने ऐलान किया है कि दिल्ली के शाहीन बाग का एहतजाज जारी रखने तक ये जंजीरी भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। ये चीकटी मिगिलुनो तन वेंटै राकुंटे, ये चीकटी मिगिलुनो तन वेंटै राकुंटे, अయ్యా బాబా సాయం నీ పుణ్యముతో వచ్చినం, అయ్యా బాబా సాయం। ఎన్ఆర్సీ గాని ఈనాడు నుండి ఇప్పటి వరకు 26 డేస్ అవుతుంది జైరాబాద్ కాన్సెప్ట్ చేయడం। మిత్రులారా, ఒక ముస్లింలే కాదు, ఇది ఎస్సీలకు కూడా బీసీలకు కూడా, అసలు బీసీ మిత్రులకు అర్థం కాదు। బీసీలు ఏమనుకుంటారంటే మాకు కాషాయం మాత్రం పరిమితం, మేము ఆర్ఎస్ఎస్ మాత్రం పరిమితం అనుకుంటారు। బీసీ మిత్రులారా అర్థం చేసుకోండి, ఈ దేశం నాశనం అయిపోతుంది। ఒక 15 जब लड़ेंगे गोरन से, जब लड़ेंगे गोरन से, हम लड़ेंगे चोरों से, जब लड़ेंगे गोरन से, हम लड़ेंगे चोरों से। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। जय भीम, जय भीम, जब गोरन से, हम लड़ेंगे चोरों से, जब लड़ेंगे गोरन से, हम लड़ेंगे चोरों से, जब लड़ेंगे गोरन से, हम लड़ेंगे चोरों से। थैंक यू सो मच। జై భీమ్, అస్సలం వాలేకం। ఈరోజు సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో భీమ్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పిఆర్కి ఖిలాఫ్ చేయడం కోసం జహీరాబాద్ ఒక టీం ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి 2019 సిఏను ఆ చట్టం తీసుకోవడం జరిగింది। దాని వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేయకపోతే మేము భీమ్ ఆర్మీ మాధ్యమంలో దేశవ్యాప్తంగా నిరసన తెలియజేస్తాం। దేశవ్యాప్తంగా కూడా బంధుకు పిలిపిస్తామని కూడా కోరుతా ఉన్నాం। ఇప్పుడు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసినటువంటి పెద్ద కుట్ర అది, ఒక మత సంస్థ మాత్రమే స్థాపించారు। ఈ బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఒక మతాన్ని స్థాపించాలి, ఈ దేశాన్ని ఖిలాఫ్ చేయాలి। ఇది ముస్లిం గారి మిత్రులారా, ఒక ఎస్సీకి దళితుకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నష్టం ఉందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఆర్టికల్ 14, 15, 16, 18 కూడా అన్ని వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పోతున్నటువంటిది మేము సహించము, ఊరుకోనమని తెలియజేస్తా ఉన్నా। సభాముఖంగా అందరు కూడా దీన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన తెలియజేయాలి। ఒక దళితు ఒక ముస్లిమే కాదు, దళిత్ ముస్లిం కలిసి ఈ దేశాన్ని కాపాడాలి అందరి పైన ఉందని కోరుకుంటూ అందరూ కూడా దేం తెలుస్తూ జై భీమ్, జై శ్రీరామ్। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को रामलीला ग्राउंड पर मुकर्रर अपनी हलफबर्दारी की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दी है। पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय ने मीडिया को बताया कि केजरीवाल इस तकरीब को दिल्ली तक महदूद रखना चाहते हैं। बीजेपी के 8 नौमंतखब MLAs और दिल्ली के तमाम अरकान पार्लियामेंट को भी दावतनामे दिए जाएंगे। सुबह 10 बजे होने वाली इस तकरीब में आवाम को शिरकत की अहम दावत है। इस सिलसिले में दिल्ली के अखबारात में चीफ मिनिस्टर ने इश्तिहारात भी दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का हमदर्द बताया। पार्टी के तर्जुमान जीवी नरसिम्हा ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले जैसे वाक़े के मौके पर हुकूमत को निशाना बनाया। पुलवामा हमले के 40 शहीदों को खिराज अक़ीदत अदा करने के फौरी बाद राहुल गांधी ने हुकूमत पर सवालात दाग दिए। उन्होंने पूछा कि पुलवामा हमले से किसको फ़ायदा हुआ, हमले की तहक़ीक़ात का क्या हुआ और बीजेपी हुकूमत में किसको जवाबदेह बनाया गया। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि गांधी इस तरह पाकिस्तान से सवाल क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट की दरखास्त की समाअत करते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को एक नोटिस जारी की है। जस्टिस अरुण मिश्रा और इंदिरा बनर्जी ने मुकदमे की आइंदा समाअत 2 मार्च को मुकर्रर की है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने 31 साला हिंदुस्तानी यूबर ड्राइवर जसवंत सिंह को अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वालों की मदद करने पर 1 साल की सजा सुनाई। जसवंतर ने 1 जनवरी 2019 से मई 2019 तक भारी रकम के एवज कई लोगों को अमेरिका की सरहदों से मुल्क में लाने का एतराफ़ किया। उसे गुज़श्ता साल 20 मई को कनाडा से एक माँ और बच्चे को $2200 के एवज अमरीकी सरहद में लाने और फिर न्यूयॉर्क में छोड़ते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था।